आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 25, डीजल 13 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। मुंबई भोपाल में भी 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने पर राज्यपाल पर भड़की बंगाल सरकार। का खत में लिखी बातें सच नहीं। झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के दिए निर्देश। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख इसी का करते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ते नजर आए। आज एक बार फिर से आम आदमी पर महंगाई का बोझ देखने को मिला है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आज बढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल आज 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये एनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि भोपाल में 104 रुपए और 85 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। ये पेट्रोल के रेट है जो मुंबई में और भोपाल में 100 के पार जा चुके हैं और एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीते रोज अगर हम बात करें तो लगातार कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, हर रोज लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, आज क्या कुछ अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग दिल्ली के अंदर भी अब 100 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। और वहीं बात करें डीजल की तो डीजल के दाम भी लगभग 100 रुपए के आसपास ही है। मगर जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर परेशान है और कहीं ना कहीं सरकारों से राहत चाहती थी, मगर वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और लगातार पेट्रोल कंपनियां अपने दाम बढ़ाए चले जा रही है। रोज 40 पैसे 30 पैसे प्रति दिन के हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता को अब बहुत ज्यादा महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब थालियों से खाना गायब होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि बीते कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने भी जोरदार हमला किया था, तमाम विपक्षी दल भी हमलावर नजर आए थे महंगाई को लेकर। ऐसे में सरकार ने क्या कोई सफाई इसको लेकर दी है? क्या कुछ सरकार ने पक्ष रखा है बढ़ती इन कीमतों पर? देखिए, बिल्कुल तय जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर काफी भी प्रदर्शन भी किया था, काफी रोज भी जाहिर किया था, मगर अभी तक सरकार के ऊपर शायद कोई दबाव नहीं पड़ा है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल कंपनियां जो है वो निरंतर अपना चार्जिंग बढ़ाए चली जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तो दोनों ही सरकारें अपने अपना टैक्स जरूर ले रही है, मगर दोनों ही सरकारें ना तो जनता को फायदा दे रही है ना ही राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टैक्स लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलनी चाहिए थी। मगर दोनों ही सरकारें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या और राज्यों की सरकार हो, वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी भी जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर में क्या कुछ रेट आज के पेट्रोल डीजल को लेकर है, कितना इजाफा वहां पर हुआ है? भोपाल में तो 100 के पार पेट्रोल जा चुका है। निश्चित तौर पर देखिए मोहित, जिस कदर कोरोना महामारी थी उसके बाद वैसे भी मध्यम वर्गीय के लिए महंगाई जो है नई मुसीबत बनकर आई थी और लगातार एक अपेक्षा लगाई जा रही थी कि जो महंगाई है कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद अब लोगों को राहत दी जाएगी।
लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। बात करें पेट्रोल डीजल की बात करें तो जहां महंगाई की बात करें तो 6.3% महंगाई का दर पहुंच चुका है पूरे देश में। ऐसे में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से महंगाई कहीं ना कहीं जो घरेलू उपयोग की चीजें होती उन पर भी उसका असर पड़ रहा है और उसी वजह से लगातार जो है महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। अगर मोहित बात करें इंदौर में या फिर भोपाल की बात करें पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो पेट्रोल की बात करें तो जहां 96 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है तो वहीं अगर इंदौर की बात करें तो 102 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। साथ ही अगर अन्य जिलों की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा अनूपपुर में पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है और 105 रुपए पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। वहीं 97 रुपए डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। तो लगातार महंगाई जो है बढ़ती नजर आ रही है और अप्रैल माह की तुलना में बात करें तो 1.5% की जो महंगाई दर है उस पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि जो कोरोना काल के लोगों ने सोचा था कि कोरोना के बाद राहत मिलेगी वो राहत खैर मिलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल गणेश तिवारी, हम देखें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरी और बल्कि राहुल गांधी ने भी हमला बोला था जिसका जवाब भी केंद्रीय पेट्रोल मिनिस्टर ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश जो है वहां पर टैक्स कम कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश की हम बात करें कि क्या सरकार कोई टैक्स को कम करने पर इस तरह के कोई विचार कर रही है? मोहित अगर अभी टैक्स को लेकर कम करने की बात है जो पेट्रोल डीजल के दामों में जो टैक्स लिया जाता है वैट लिया जाता है उस पर अभी हाल फिलहाल किसी तरह की कोई ऐसी राहत देने की खबरें नजर नहीं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से राहत दी जाए। हालांकि लगातार जो है विपक्ष हमलावर है और लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो जगह जगह पर प्रदर्शन धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार अभी किसी तरह से आम जनता को राहत देने की उस पर मुस्तैद नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि लगातार जो है महंगाई जो है सातवें आसमान पर पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ गणेश तिवारी जुड़े, वहां की उन्होंने तमाम ताजा अपडेट पेट्रोल डीजल को लेकर दिया। और इस बीच रुख करते हैं मुंबई का, वहां से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश सोनी, मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम की अगर हम बात करें, क्या वहां के आज के रेट हैं? क्योंकि आज भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। जी मोहित, देखिए जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, मुंबई महाराष्ट्र में भी 100 के पार पेट्रोल हो चुका है। ऐसे में डीजल भी 100 के करीब पहुंचने वाला है। लिहाजा जिस तरह से आंकड़े हैं 102 रुपए 58 पैसे मुंबई में पेट्रोल की कीमत है, तो वहीं 94 रुपए 74 पैसे डीजल की कीमत है। जाहिर तौर पर कभी भी डीजल से 100 के पार हो सकता है, लेकिन इस तरह से लगातार तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है। उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखा जा रहा है पूरे एक महीने में 16 बार जो बढ़ोतरी की गई है, कहीं कहीं आम जनता के लिए बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं। लेकिन सत्य प्रकाश सोनी, बढ़ती इस महंगाई को लेकर, बढ़ती इन कीमतों को लेकर जनता का क्या कुछ रुख है? क्या कहती हुई नजर आ रही है जनता? देखिए, जनता तो लाचार बेबस है। जनता चाहती है कि जो सरकारें हैं वो कहीं कहीं अपने सरचार्ज घटाएं और उनको राहत दें, न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में, बाकी अन्य जो तमाम चीजें लगातार महंगी हो रही है उससे अंकुश लगाएं। लेकिन राज्य सरकारों की मुश्किल ये है कि राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार इसमें दखलंदाजी करे तब पेट्रोल डीजल की कम होगी। लिहाजा जनता अब यही चाहती है कि सरकारें जो है इससे आपस में तालमेल बिठाएं और आम जनता के लिए जो सुविधाएं वो कहीं से सस्ता करके दें। और सत्य प्रकाश सोनी, महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार का अपना काम कर रही है, सरकार सत्ता में है और ऐसे में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में भी क्या प्रदर्शन किया गया था? क्या वहां पर भी बढ़ती कीमतों को लेकर रोष जाहिर किया गया था? और क्या महाराष्ट्र सरकार बढ़ती इन कीमतों को लेकर कोई कदम उठाती नजर आ रही है? जैसे तो मोहित जी देखिए, लगातार मुंबई महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना और तमाम जो एनसीपी घटक दल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, बढ़ी हुई कीमतें, वो केंद्र सरकार उनसे रूबरू करवाया जाए, उससे कमी लाई जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि राहुल गांधी ने लगातार भाजपा सरकार को लेकर आक्रामक रहे पेट्रोल डीजल को लेकर, वही पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने सीधा तौर पर एक कह दिया है कि सरकार के जो खजाने हैं वो इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए है, कोरोना जो संकट है उससे निपटने के लिए, लिहाजा सरकार बाकी अन्य कदम नहीं उठा रही है। जी, इस तरह से लगातार राहुल गांधी बीजेपी को टारगेट कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में उनकी सत्ता है,
उनकी आघाड़ी की सत्ता है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जो सेल टैक्स है, सेल चार्ज है, वो कहीं कहीं कम करना चाहिए। अगर सरकार, राज्य सरकार इसको कम करती है तो जाहिर तौर पर मुंबई में कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़े, उन्होंने वहां की तमाम ताजा अपडेट पेट्रोल डीजल को लेकर दिए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले कई घंटों से मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं 1 से 2 आतंकियों के इलाके में छुपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की छानबीन शुरू की। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि मारा गया आतंकी किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता है। सुरक्षा बलों को आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने गुजरात से। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर आणंद में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार के बीच में यह टक्कर हुई है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। यह बड़ा और दुखद हादसा। मृतकों में 2 महिला, 7 पुरुष और एक बच्ची शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूरत से भावनगर जा रहे थे कार सवार और इसी दौरान उनका यह हादसा हो गया। तारापुर के पास में यह पूरी घटना हुई है। यह पूरा हादसा वहां पर हुआ है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। गुजरात के आणंद में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी और दुखद खबर गुजरात से, जहां पर एक बड़े सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 महिला शामिल हैं, एक बच्ची शामिल है और 7 पुरुष शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 देशों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों की एक बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करने पर भारत का रुख पेश किया। क्या कुछ राजनाथ सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं। I would like to thank the ADM Forum for giving me this opportunity to express India's views and outlook on the regional and international security environment. It is important for us to understand each other and respect our individual views while we strive together towards a common goal in the evolving security environment. I would like to begin with the immediate challenge facing us collectively, COVID-19. The virus is mutating fast and testing our response as we find new variants that are more ineffective and तो वहीं फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज होने जा रही है। दरअसल इन अटकलों को हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों से कुछ महत्वपूर्ण नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन से बाहर होने और लोजपा के रामविलास पासवान की मौत के बाद मंत्रिमंडल में कुछ अहम पद खाली चल रहे हैं।
आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्रियों को समूह में बुला करके उनके मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार के कयास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे थे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राजनीति लगातार जारी है। अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने बंगाल सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 60 साल की महिला का दुष्कर्म किया जाता है और बंगाल सरकार मदद करने की बजाय लोगों को धमकाने का काम कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है और जब कोई महिला ने पुलिस के सामने जाके कंप्लेंट करने का इच्छा प्रकाश करते हैं तो तब पुलिस लोग ही उसको नहीं करने देते हैं और टीएमसी लोग आके पुलिस के साथ एक साथ मिलकर फिर से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो 3 केसेस गए हैं उसमें जो बहुत ही दुख की बात है कि 60 इयर्स एक महिला के ऊपर गैंगरेप हुआ है, उसका ग्रैंड चाइल्ड के सामने हुआ है और ये जो घटना घटी है ये बहुत सारा हो रहा है। ये तो सिर्फ एक उन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये 2-3 केसेस है। हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीट गठन करके, एक कमेटी गठन करके इसका विचार चाहिए क्योंकि बंगाल इसका तो एंड तो नहीं हो रहा है। 1.5 महीना हो गया है, ये चल रहा है। हम लोग क्या करें कि थाने में अगर कंप्लेन नहीं होगा तो हम लोग सिर्फ एकदम जो आदिवासी महिला है, जो SC/ST कमीशन का जो महिला है उसका हम लोग डायरेक्ट SC/ST कमीशन में किया कंप्लेंट किया क्योंकि इधर तो कुछ रास्ता नहीं है, सब रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। पुलिस का रास्ता बंद किया, थाना का रास्ता बंद कर दिया, मेडिकल का रास्ता बंद कर दिया है। गाड़ी जिस गाड़ी में वो जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए वो भी गाड़ी को धमका के बंद कर दिया है, तो जाएगा कहाँ? तो हम लोग ये किया है, हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा विचार हो और जो दोषी है उसको शास्ति मिले। हाँ, हम लोग महिला आयोग का कंप्लेंट भी किया था। बीरूम में इतना घटना घटी थी कि महिला रेखा शर्मा जी का उधर जाने का बात था, लेकिन उधर से जो जिस महिला के ऊपर अत्याचार उन्होंने ही बोला, अगर उन्होंने जो तृणमूल जो गुंडा बदमाश है उन्होंने भी धमकी दिया अगर महिला आयोग का कोई आएगा तो फिर से उनको मारने का धमकी। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। एलजेपी में चल रही बगावत पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया और कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद कोई दूसरा उनका स्थान एलजेपी में नहीं ले सकता है। तो वहीं केसी त्यागी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनशक्ति पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य नेताओं के बीच में अनबन है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। क्या आपको लगता है श्री रामविलास पासवान गरीबों, वंचितों, दलित समुदायों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद
इस पद पर पहुंचे थे, ये प्रतिष्ठा उन्होंने पाई है। उनका स्थान एलजेपी में अब कोई नहीं लेता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है। ये सब तरह के संदेह से दूर होना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं तो उसका सही जवाब आना चाहिए और सही जांच होनी चाहिए। सीबीआई को देना सही रहेगा। ये सरकार के और ट्रस्ट के बीच का मामला है कि किस जवाबदेह एजेंसी के जरिए वो जांच कराना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में एमर्ज हो रही है और बंगाल की तर्ज पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा में होगा। बसपा की मार्जिनल यूटिलिटी भर रहेगी। तो वहीं एलजेपी में चल रही उठापटक पर संविधान के विशेषज्ञ उमेश सहगल ने कहा कि अब पूरा मामला एलजेपी के चिराग पासवान पर निर्भर करता है। सहगल ने कहा कि 6 सांसदों में से 5 सांसद अलग हुए हैं और ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई नहीं होगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हो गया उनका 6 एमपी थे, पहले उनके लीडर मिस्टर पासवान थे, अब उन्होंने अपना लीडर चेंज कर लिया। ये क्लियर नहीं हुआ कि स्प्लिट हुआ है कि सिर्फ लीडरशिप चेंज की गई है। अब ये तो ठीक है कि 5 एमपी मिले हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि स्पीकर इस पर क्या व्यू लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर कोई एक्ट इन्फ्रिंज होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो 5 में अगर 6 में से 5 निकल गए तो उन पर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं। जो छठा है अगर वो प्रोटेस्ट करता है और वो निकल जाता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे ऊपर लग सकता है कि नहीं, बट वो लीडर है, प्रेसिडेंट है पार्टी का। तो इसमें कोई लॉ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वैसे तो लॉ कहता है स्ट्रिक्ट हो पूरी पार्टी में। पूरी पार्टी का मतलब है कि एमपीज़ हुए, एमएलए हुए। अब यहाँ एमएलए इनका है किस पार्टी का वो दिया जाएगा, वो स्पीकर ने डिसाइड करना नहीं। तो बाद में अगर आगे तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि किसको सिंबल देना है, किसको सिंबल नहीं देना। तो मुझे लगता है ये विवाद हल हो जाएगा। इनको चाहिए तो ये है कि 6 छठे भी जो रह गए हैं, मस्ट बी फीलिंग बैड, बट उनको भी अब इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाना चाहिए और पार्टी अपनी जिस तरह चल रही है चलती रहे। मगर अभी ने तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि 2/3 अगर स्प्लिट होता है तो एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ तो 5/6 है अगर आप डिफेक्शन इनकी तरफ से मानते हो। अगर उनकी तरफ से मानते हो कि भाई हमने लीडर चेंज कर दिया, अब पासवान पे डिपेंड करता है, मतलब चिराग पासवान पे डिपेंड करता है कि वो क्या व्यू लेते हैं इसके ऊपर। अगर तो वो कहती हैं ठीक है लीडरशिप चेंज होगी, मैं फिर भी रह रहा हूँ इस पार्टी में, फिर तो कोई स्प्लिट नहीं हुआ, फिर तो 6 के 6 एक साइड है। अगर वो मान लीजिए दूसरी साइड में जाते हैं तो ये डिपेंड करेगा ये 5 आदमी क्या स्टैंड लेते हैं, इनका जो भी लीडर होगा क्या स्टैंड लेता है, ये मूव कर देगा स्पीकर को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने नताशा मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन वैध है। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद करते हैं। राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जनता के विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच वाली लाइन पर लोकतंत्र की लकीर खींचनी, ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए की। एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को पिछले साल दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों पर आतंक विरोधी सख्त कानून यानी कि UAPA लगाया गया था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा को जमानत देते हुए UAPA पर भी सख्त टिप्पणी की और कहा कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव का विरोध मात्र से हिलने की संभावना न के बराबर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के बेहटा हाजीपुर में बंधक बनाकर मारपीट करने और दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने ट्विटर पर भी केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा सपा नेता समेत 5 नामजद
आरोपियों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि बिना सच्चाई जाने घटना का वीडियो ट्विटर पर डाल दिया गया। अब ये ट्रेंड कर रहा है। पुलिस इस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराएं लगा रही है। ट्विटर के साथ ही उन लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है जिन्होंने घटना का बताया जा रहा वीडियो ट्वीट किया था। आरोपियों में पत्रकार राना अय्यूब, स्थानीय सपा नेता उमेद पहलवान, इदरीसी और जुबैर शामिल हैं। पुलिस अन्य आरोपियों को भी ट्रेस कर रही है। पुलिस ने मोहम्मद जुबैर, राना अय्यूब, सलमान निजामी और साथ में मशहूर उस्मानी, डॉक्टर शमा मोहम्मद सबा नकवी, ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित एक वेबसाइट के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, धार्मिक टिप्पणी करने, पवित्र मानी गई वस्तु को नुकसान पहुंचाने और संप्रदायों के बीच घृणा और दुश्मनी पैदा करने की धाराएं लगाई गई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका की नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूप शहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गांव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पे जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और 3 लड़के। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और
ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख इसी का करते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ते नजर आए। आज एक बार फिर से आम आदमी पर महंगाई का बोझ देखने को मिला है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आज बढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल आज 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि भोपाल में 104 रुपए और 85 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। ये पेट्रोल के रेट है जो मुंबई में और भोपाल में 100 के पार जा चुके हैं और एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीते रोज अगर हम बात करें तो लगातार कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, हर रोज लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, आज क्या कुछ अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग दिल्ली के अंदर भी अब 100 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। और वहीं बात करें डीजल की तो डीजल के दाम भी लगभग 100 रुपए के आसपास ही है। मगर जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर परेशान है और कहीं ना कहीं सरकारों से राहत चाहती थी, मगर वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और लगातार पेट्रोल कंपनियां अपने दाम बढ़ाए चले जा रही है। रोज 40 पैसे 30 पैसे प्रति दिन के हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता को अब बहुत ज्यादा महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब थालियों से खाना गायब होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि बीते कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने भी जोरदार हमला किया था, तमाम विपक्षी दल भी हमलावर नजर आए थे महंगाई को लेकर। ऐसे में सरकार ने क्या कोई सफाई इसको लेकर दी है, क्या कुछ सरकार ने पक्ष रखा है बढ़ती इन कीमतों पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर काफी भी प्रदर्शन भी किया था, काफी रोज भी जाहिर किया था, मगर अभी तक सरकार के ऊपर शायद कोई दबाव नहीं पड़ा है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल कंपनियां जो हैं वो निरंतर अपना चार्जिंग बढ़ाए चली जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तो दोनों ही सरकारें अपने अपना टैक्स जरूर ले रही हैं, मगर दोनों ही सरकारें ना तो जनता को फायदा दे रही है ना ही राहत देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टैक्स लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलनी चाहिए थी। मगर दोनों ही सरकारें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या और राज्यों की सरकार हो, वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी भी जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर में क्या कुछ रेट आज के पेट्रोल डीजल को लेकर है, कितना इजाफा वहां पर हुआ है? भोपाल में तो 100 के पार पेट्रोल जा चुका है। निश्चित तौर पर देखिए मोहित, जिस कदर कोरोना महामारी थी उसके बाद वैसे भी मध्यम वर्गीय के लिए महंगाई जो है नई मुसीबत बनकर आई थी और लगातार एक अपेक्षा लगाई जा रही थी कि जो महंगाई है कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद अब लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। बात करें पेट्रोल डीजल की बात करें तो जहां महंगाई की बात करें तो 6.3% महंगाई का दर पहुंच चुका है पूरे देश में। ऐसे में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से महंगाई कहीं ना कहीं जो घरेलू उपयोग की चीजें होती उन पर भी उसका असर पड़ रहा है और उसकी वजह से लगातार जो है महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। अगर मोहित बात करें इंदौर में या फिर भोपाल की बात करें पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो पेट्रोल की बात करें तो जहां 96 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है तो वहीं अगर इंदौर की बात करें तो 102 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। साथ ही अगर अन्य जिलों की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा अनूपपुर में पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है और 105 रुपए पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। वहीं 97 रुपए डीजल के दाम
पहुंच चुके हैं। तो लगातार महंगाई जो है बढ़ती नजर आ रही है और अप्रैल माह की तुलना में बात करें तो 1.5% की जो महंगाई दर है उस पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि जो कोरोना काल के लोगों ने सोचा था कि कोरोना के बाद राहत मिलेगी, वो राहत खैर मिलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल गणेश तिवारी, हम देखें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरी और बल्कि राहुल गांधी ने भी हमला बोला था, जिसका जवाब भी केंद्रीय पेट्रोल मिनिस्टर ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश जो है वहां पर टैक्स कम कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश की हम बात करें कि क्या सरकार कोई टैक्स को कम करने पर इस तरह के कोई विचार कर रही है? मोहित, अगर अभी टैक्स को लेकर कम करने की बात है, जो पेट्रोल डीजल के दामों में जो टैक्स लिया जाता है, वैट लिया जाता है, उस पर अभी हाल फिलहाल किसी तरह की कोई ऐसी राहत देने की खबरें नजर नहीं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से राहत दी जाए। हालांकि लगातार जो है विपक्ष हमलावर है और लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो जगह जगह पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार अभी किसी तरह से आम जनता को राहत देने की उस पर मुस्तैद नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि लगातार जो है महंगाई जो है 7वें आसमान पर पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ गणेश तिवारी जुड़े, वहां की उन्होंने तमाम ताजा अपडेट पेट्रोल डीजल को लेकर दिया। और इस बीच रुक करते हैं मुंबई का, वहां से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश सोनी, मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम की अगर हम बात करें, क्या वहां के आज के रेट हैं? क्योंकि आज भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। जी मोहित, देखिए जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, मुंबई महाराष्ट्र में भी 100 के पार पेट्रोल हो चुका है। ऐसे में डीजल भी 100 के करीब पहुंचने वाला है। लिहाजा जिस तरह से आंकड़े हैं 102 रुपए 58 पैसे मुंबई में पेट्रोल की कीमत है, तो वहीं 94 रुपए 74 पैसे डीजल की कीमत है। जाहिर तौर पर कभी भी डीजल से 100 के पार हो सकता है, लेकिन इस तरह से लगातार तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है। उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखा जा रहा है पूरे एक महीने में 16 बार तो बढ़ोतरी की गई है। कहीं कहीं आम जनता के लिए बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं। लेकिन सत्य प्रकाश सोनी, बढ़ती इस महंगाई को लेकर, बढ़ती इन कीमतों को लेकर जनता का क्या कुछ रुख है? क्या कहती हुई नजर आ रही है जनता? देखिए, जनता तो लाचार बेबस है। जनता चाहती है कि जो सरकारें हैं वो कहीं से अपने सरचार्ज घटाएं और उनको राहत दें, न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में, बाकी अन्य जो तमाम चीजें लगातार महंगी हो रही है उस पर अंकुश लगाएं। लेकिन राज्य सरकारों की मुश्किल ये है कि राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार इसमें दखलंदाजी करे तब पेट्रोल डीजल की कम होगी। लिहाजा जनता अब यही चाहती है कि सरकारें जो है इससे आपस में तालमेल बिठाए और आम जनता के लिए जो सुविधाएं वो कहीं से सस्ता करके दें। और सत्य प्रकाश सोनी, महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार का अपना काम कर रही है, सरकार सत्ता में है और ऐसे में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में भी क्या प्रदर्शन किया गया था? क्या वहां पर भी बढ़ती कीमतों को लेकर रोष जाहिर किया गया था? और क्या महाराष्ट्र सरकार बढ़ती इन कीमतों को लेकर कोई कदम उठाती नजर आ रही है? जैसे तो मोहित जी, देखिए लगातार मुंबई महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना और तमाम जो एनसीपी घटक दल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, बढ़ी हुई कीमतें, वो केंद्र सरकार उनसे रूबरू करवाया जाए, उससे कमी लाई जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि राहुल गांधी ने लगातार भाजपा सरकार को लेकर आक्रामक रहे पेट्रोल डीजल को लेकर, वही पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने सीधा तौर पर एक कह दिया है कि सरकार के जो खजाने हैं वो इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए है, कोरोना जो संकट है उससे निपटने के लिए, लिहाजा सरकार बाकी अन्य कदम नहीं उठा रही है। जी, इस तरह से लगातार राहुल गांधी बीजेपी को टारगेट कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में उनकी सत्ता है, उनकी आघाड़ी की सत्ता है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जो सेल टैक्स है, सरचार्ज है, वो कहीं कहीं कम करना चाहिए। अगर सरकार, राज्य सरकार इसको कम करती है तो जाहिर तौर पर मुंबई में कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़े, उन्होंने वहां की तमाम ताजा अपडेट पेट्रोल डीजल को लेकर दिए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले कई घंटों से मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं 1 से 2 आतंकियों के इलाके में छुपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की छानबीन शुरू की। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि मारा गया आतंकी किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता है। सुरक्षा बलों को आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने गुजरात से। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर आणंद में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार के बीच में यह टक्कर हुई है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। यह बड़ा और दुखद हादसा। मृतकों में 2 महिला, 7 पुरुष और एक बच्ची शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूरत से भावनगर जा रहे थे कार सवार और इसी दौरान उनका यह घटना में यह हादसा हो गया। तारापुर के पास में यह पूरी घटना हुई है। यह पूरा हादसा वहां पर हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। गुजरात के आणंद में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी और दुखद खबर गुजरात से, जहां पर एक सड़क हादसे में, एक बड़े सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 महिला शामिल हैं, एक बच्ची शामिल है और 7 पुरुष शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 देशों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों की एक बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करने पर भारत का रुख पेश किया। क्या कुछ राजनाथ सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं। I would like to thank the ADM Forum for giving me this opportunity to express India's views and outlook on the regional and international security environment. It is important for us to understand each other and respect our individual views while we strive together towards a common goal in the evolving security environment. I would like to begin with the immediate challenge facing us collectively, COVID-19. The virus is mutating fast and testing our response as we find new variants that are more ineffective and तो वहीं फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज होने जा रही है। दरअसल इन अटकलों को हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों से कुछ महत्वपूर्ण नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन से बाहर होने और लोजपा के रामविलास पासवान की मौत के बाद मंत्रिमंडल में कुछ अहम पद खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्रियों को समूह में बुला करके उनके मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार के कयास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे थे।
बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राजनीति लगातार जारी है। अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने बंगाल सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 60 साल की महिला का दुष्कर्म किया जाता है और बंगाल सरकार मदद करने की बजाय लोगों को धमकाने का काम कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है और जब कोई महिला ने पुलिस के सामने जाके कंप्लेन करने का इच्छा प्रकाश करते हैं तो तब पुलिस लोग ही उसको नहीं करने देते हैं और टीएमसी लोग आके पुलिस के साथ एक साथ मिलकर फिर से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो 3 केसेस गए हैं उसमें जो बहुत ही दुख की बात है कि 60 इयर्स एक महिला के ऊपर गैंगरेप हुआ है, उसका ग्रैंड चाइल्ड के सामने हुआ है और ये जो घटना घटी है ये बहुत सारा हो रहा है। ये तो सिर्फ एक उन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये 2-3 केसेस है। हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीट गठन करके, एक कमेटी गठन करके इसका विचार चाहिए क्योंकि बंगाल इसका तो एंड तो नहीं हो रहा है। 1.5 महीना हो गया है, ये चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, थाने में अगर कंप्लेन नहीं होगा तो हम लोग सिर्फ एकदम जो आदिवासी महिला है, जो SC/ST कमीशन का जो महिला है उसका हम लोग डायरेक्ट SC/ST कमीशन में किया कंप्लेन किया क्योंकि इधर तो कुछ रास्ता नहीं है, सब रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। पुलिस का रास्ता बंद किया, थाना का रास्ता बंद कर दिया, मेडिकल का रास्ता बंद कर दिया है। गाड़ी जिस गाड़ी में वो जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए वो भी गाड़ी को धमका के बंद कर दिया है, तो जाएगा कहाँ? तो हम लोग ये किया है। हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा विचार हो और जो दोषी है उसको शास्ति मिले। हाँ, हम लोग महिला का कंप्लेन भी किया था। बीरूम में इतना घटना घटी थी, महिला रेखा शर्मा जी का उधर जाने का बात था, लेकिन उधर से जो जिस महिला के ऊपर अत्याचार उन्होंने ही बोला, अगर उन्होंने जो तृणमूल जो गुंडा बदमाश है, जो उन्होंने भी धमकी दिया अगर महिला का कोई आएगा तो फिर से उनको मारने का धमकी। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। एलजेपी में चल रही बगावत पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया और कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद कोई दूसरा उनका स्थान एलजेपी में नहीं ले सकता है। तो वहीं केसी त्यागी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनशक्ति पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य नेताओं के बीच में अनबन है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। क्या आपको लगता श्री रामविलास पासवान गरीबों, वंचितों, दलित समुदायों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद इस पद पर पहुंचे थे। ये प्रतिष्ठा उन्होंने पाई है। उनका स्थान एलजेपी में अब कोई नहीं लेता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है। ये सब तरह के संदेह से दूर होना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं तो उसका सही जवाब आना चाहिए और सही जांच होनी चाहिए। सीबीआई के हिसाब सीबीआई को देना सही रहेगा। ये सरकार के और ट्रस्ट के बीच का मामला है कि किस जवाबदेह एजेंसी के जरिए वो जांच कराना चाहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में एमर्ज हो रही है और बंगाल की तर्ज पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा में होगा। बसपा की मार्जिनल यूटिलिटी भर रहेगी। तो वहीं एलजेपी में चल रही उठापटक पर संविधान के विशेषज्ञ उमेश सहगल ने कहा कि पूरा मामला एलजेपी के चिराग पासवान पर निर्भर करता है। सहगल ने कहा कि 6 सांसदों में से 5 सांसद अलग हुए हैं और ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई नहीं होगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हो गया उनका 6 एमपी थे, पहले उनके लीडर मिस्टर पासवान थे, अब उन्होंने अपना लीडर चेंज कर लिया। ये क्लियर नहीं हुआ कि स्प्लिट हुआ है कि सिर्फ लीडरशिप चेंज की गई है। अब ये तो ठीक है कि 5 एमपी मिले हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि स्पीकर इस पर क्या व्यू लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर कोई एक्ट इन्फ्रिंज होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो 5 में अगर 6 में से 5 निकल गए तो उन पर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं। जो छठा है अगर वो प्रोटेस्ट करता है और वो निकल जाता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे ऊपर लग सकता है कि नहीं। बट वो लीडर है, प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो इसमें कोई लॉ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वैसे तो लॉ कहता है स्प्लिट हो पूरी पार्टी में। पूरी पार्टी का मतलब है कि एमपीज हुए, एमएलए हुए। अब यहाँ एमएलए इनका है जाएगा किस पार्टी का वो दिया जाएगा, वो स्पीकर ने डिसाइड करना नहीं। तो बाद में अगर आगे तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि किसको सिंबल देना है, किसको सिंबल नहीं देना। तो मुझे लगता है ये विवाद हल हो जाएगा। इनको चाहिए तो ये है कि 6 छठे भी जो रह गए हैं, यू मस्ट बी फीलिंग बैड, बट उनको भी अब इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाना चाहिए और पार्टी अपनी जिस तरह चल रही है चलती रहे। मगर अभी में तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि 2/3 अगर स्प्लिट होता है तो एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ तो 5/6 है अगर आप डिफेक्शन इनकी तरफ से मानते हो। अगर उनकी तरफ से मानते हो कि भाई हमने लीडर चेंज कर दिया, अब पासवान पे डिपेंड करता है, मतलब चिराग पासवान पे डिपेंड करता है कि वो क्या व्यू लेते हैं इसके ऊपर। अगर तो वो कहती हैं ठीक है लीडरशिप चेंज होगी, मैं फिर भी रह रहा हूँ इस पार्टी में, फिर तो कोई स्प्लिट नहीं हुआ, फिर तो 6 के 6 एक साइड है। अगर वो मान लीजिए दूसरी साइड में जाते हैं तो ये डिपेंड करेगा ये 5 आदमी क्या स्टैंड लेते हैं, इनका जो भी लीडर होगा क्या स्टैंड लेता है, ये मूव कर देगा स्पीकर को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने नताशा मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन वैध है। हालांकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद करते हैं। राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जनता के विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच वाली लाइन पर लोकतंत्र की लकीर खींचनी, ये टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए की। एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को पिछले साल दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों पर
आतंक विरोधी सख्त कानून यानी कि UAPA लगाया गया था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने नताशा को जमानत देते हुए UAPA पर भी सख्त टिप्पणी की और कहा कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव का विरोध मात्र से हिलने की संभावना न के बराबर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के बेहटा हाजीपुर में बंधक बनाकर मारपीट करने और दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने ट्विटर पर भी केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा सपा नेता समेत 5 नामजद आरोपियों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि बिना सच्चाई जाने घटना का वीडियो ट्विटर पर डाल दिया गया। अब ये ट्रेंड कर रहा है। पुलिस इस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराएं लगा रही है। ट्विटर के साथ ही उन लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है जिन्होंने घटना का बताया जा रहा वीडियो ट्वीट किया था। आरोपियों में पत्रकार राना अय्यूब, स्थानीय सपा नेता उमेद पहलवान, इदरीसी और जुबैर शामिल हैं। पुलिस अन्य आरोपियों को भी ट्रेस कर रही है। पुलिस ने मोहम्मद जुबैर, राना अय्यूब, सलमान निजामी और साथ में मशकूर उस्मानी, डॉक्टर शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित एक वेबसाइट के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, धार्मिक टिप्पणी करने, पवित्र मानी गई वस्तु को नुकसान पहुंचाने और संप्रदायों के बीच घृणा और दुश्मनी पैदा करने की धाराएं लगाई गई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका की नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूप शहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गांव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पे जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और 3 लड़के। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका